Good morning, everybody. I am Dr. Kumar Nalin, Faculty of History, and I have written so many books. पिछले 2 दशकों से मैं इस प्रोफेशन में हूँ और जीएस का जो सेक्शन है आपका हिस्ट्री का, स्पेशली आज मॉडर्न इंडिया का, वो सेक्शन में आपसे आपको इसमें मार्गदर्शन दूंगा। आप लोग सबसे पहले ये बताएं कि जो सिलेबस है हमारा हिस्ट्री का, यूपीएससी का, कितने लोग उस सिलेबस से फेमिलियर है जो आपको पढ़ना है और हमें पढ़ाना है? तो हाथ उठा के बताएं कि जीएस के सिलेबस से कितने लोग फेमिलियर हैं? आप 2, बाकी लोग नहीं। जीएस मेंस के किस पेपर में हिस्ट्री का मेंशन है? फर्स्ट में। ठीक, तो यहीं से शुरू करते हैं, देखते हैं क्या टॉपिक है हमारा, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हिस्ट्री एंड कल्चर। आप लोगों में बताइए कि इसमें से सबसे पहला टॉपिक क्या है हमारे सिलेबस में? मॉडर्न इंडिया है, वर्ल्ड हिस्ट्री है, इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर है, क्या है टॉपिक? कल्चर है। इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, भारतीय विरासत और संस्कृति। इस टॉपिक के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है? पहले ये बताइए कि कहां से कहां तक पढ़ना है। प्राचीन काल पढ़ना है, मध्यकाल पढ़ना है, आधुनिक काल पढ़ना है? तीनों में से कौन सा सेक्शन पढ़ना है? हाँ, तीनों ही पढ़ना है। राइट, बिल्कुल सही है। फ्रॉम एंशिएंट टू मॉडर्न टाइम्स। इस इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक है? पाषाण काल में सिलेबस में है लिखा हुआ? सिलेबस में टॉपिक लिखे जाते हैं नहीं, तो टॉपिक क्या है? पेंटिंग्स। पेंटिंग का जिक्र नहीं है उसमें। इसमें जिक्र है आर्ट फॉर्म्स। तो ये जो आर्ट फॉर्म्स है, कला के रूप, इसमें आप अपने एग्जाम्पल से डाल सकते हैं, मेंशन नहीं है। म्यूजिक, डांस, पेंटिंग, स्कल्पचर, संगीत कला, नृत्य कला, चित्रकला और मूर्तिकला, एटसेट्रा। दूसरा टॉपिक क्या है? लिटरेचर। तीसरा टॉपिक क्या है? आर्किटेक्चर, वास्तुकला या स्थापत्य कला। और जिस टॉपिक का मेंशन नहीं है लेकिन क्वेश्चन उससे पूछे जा रहे हैं, वो टॉपिक कौन सा है? वो है सूफी एंड भक्ति मूवमेंट।
ये आपके सिलेबस में हिस्ट्री का पहला टॉपिक है, जिसको मुझे अभी डील नहीं करना, मैं मॉडर्न इंडिया आपको पढ़ाऊंगा। लेकिन आपकी जानकारी के लिए या मैं अपनी जानकारी के लिए जानना चाहूं कि ये टॉपिक आपने पढ़ा है, क्लास में पढ़ाई हुई है? पढ़ाई हो गई है, ठीक है। तो इसमें आपने आर्किटेक्चर में एक टॉपिक पढ़ा होगा, हाँ ठीक है, इसमें पढ़ा है आपने। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन प्री में आते हैं या मेंस में? मेंस में तो मेंशन है, लेकिन क्वेश्चन प्री में भी आते हैं, क्वेश्चन प्री में भी आते हैं। जैसे प्री में क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज ध्रुपद गायन, ये ध्रुपद गायन क्या है? 4 ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज ख्याल गायकी, ख्याल गायकी क्या है? ये क्वेश्चन पूछा है आपको, तो आपको प्री के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। एक क्वेश्चन पूछा है पेट्राडोरा, कि किस भारतीय इमारत में सबसे पहले पेट्राडोरा तकनीक का प्रयोग किया गया था? बताएंगे? एतमुद्दौला के मकबरे में, बिल्कुल राइट, ठीक है। और इसी प्रकार से आप देखेंगे कि सबसे बड़े पैमाने पर पेट्राडोरा टेक्निक का प्रयोग कहां किया गया? ताजमहल, जाहिर सी बात है ताजमहल में किया गया था। मंदिर स्थापत्य कला में आप अगर नागर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में आएंगे तो उसमें एक है अमलका या अमालका। बताएंगे क्या, व्हाट इज अमालका? सर्कुलर स्टोन डिस्क, कलश के ठीक नीचे जो सर्कुलर स्टोन डिस्क है, दैट इज अमालका। अधिष्ठाना, अधिष्ठान क्या है? लोअर सरफेस ऑफ द प्लेटफॉर्म। जागती, अपर सरफेस ऑफ द प्लेटफॉर्म, ठीक है। जहां पे मुख्य मूर्ति रखी रहती है या कोई उनका सिंबल रखा रहता है, उस जगह को क्या कहते हैं? गर्भगृह। गर्भगृह के ठीक ऊपर जो संरचना होती है, शिखर। अगर किसी मंदिर में एक शिखर है तो शिखर कहेंगे, और कई शिखर होंगे तो नहीं, मंडप इज अनदर थिंग। मंडप इज अ पिलर्ड हॉल। अगर स्तंभ युक्त बरामदा हो, स्तंभ युक्त हॉल हो, तो उसको मंडप कहते हैं। अगर एक शिखर है तो शिखर होगा, कई शिखर होंगे तो क्या होगा? रेखा प्रसाद तो बनावट की तकनीक हो गई, उसका एक टेक्निकल नाम है, इट इज कॉल्ड उरुश्रृंगा। उरुश्रृंगा, एक शिखर शिखर हो गए, अब बाकी हो गए उरुश्रृंगा। मंडप हो गए पिलर्ड हॉल। मंडप भी कई प्रकार के होते हैं, अर्ध मंडप, महामंडप, नंदी मंडप, कल्याण मंडप एटसेट्रा। अगर मुख्य मंदिर और मंडप के बीच कोई गैप है तो दैट इज नोन एज अंतराला या अंतराल। तो इस प्रकार से चीजें हैं। एक तो आपको इन सब चीजों को काफी डिटेल में जानना है, और इसको दोनों पर्पस से, मेन तो टॉपिक है आपका मेंस का, लेकिन प्री में भी इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। जैसे अभी मैंने कहा आपको कि ख्याल गायकी पूछेगा, तो आपको जानना पड़ेगा कि ख्याल गायकी क्या, वो भी ऑब्जेक्टिव वे में। इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर के बाद दूसरा टॉपिक हमारा क्या है? मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत। इस आधुनिक भारत में हमें कहां से कहां पढ़ना है? फ्रॉम मिड ऑफ 18th सेंचुरी अंटिल द प्रेजेंट, 18वीं सदी के मध्य से आधुनिक तक। अब आधुनिक तक कहां तक है इसका कहीं मेंशन नहीं है। इन सब टॉपिक को हम डिटेल में पढ़ेंगे। फ्रीडम स्ट्रगल, इसको कहां से कहां पढ़ना है? फ्रॉम मिड ऑफ 19th सेंचुरी टू द मिड ऑफ 20th सेंचुरी, फ्रीडम स्ट्रगल।
और एक तीसरा टॉपिक इसमें पढ़ना है आपको, पोस्ट इंडिपेंडेंस फ्रॉम मिड ऑफ 20th century AD ऑनवर्ड्स। 20वीं सदी के मध्य से लेकर आगे तक, फिर यहां देखिए ओपन है, ऑनवर्ड्स, कहां तक इसमें लिमिट नहीं है। ये 3 टॉपिक है जिसको नॉर्मली हम लोग मॉडर्न इंडिया के अंतर्गत रखते हैं। पहले पुराने सिलेबस में ये पोस्ट इंडिपेंडेंस नहीं हुआ करता था। क्यों नहीं हुआ करता था? क्योंकि 1947 में देश आजाद हुआ और 1947 के आसपास ही आजादी के बाद तमाम किताबें इतिहास की लिखी गई। तो जितनी भी किताबें लिखी गई, सब किताबों का अंतिम चैप्टर क्या होता था? देश की आजादी। देश की आजादी हुई, विभाजन हुआ, चैप्टर क्लोज। तो वो हमारा एक लैंडमार्क था। आज आप देखिए कि आज आजादी से 70 वर्ष आप आगे हैं। आजादी पीछे छूट चुकी है। आज हमारे आप में से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आजादी के समय मौजूद था। पहली बार भारत में एक ऐसे प्रधानमंत्री बने जिनका जन्म आजादी के बाद हुआ था। इसका मतलब है कि आज हमारे लिए आजादी भी एक इतिहास है। तो अब आजादी जब इतिहास है, तो आजादी के बाद क्या हुए वो डेवलपमेंट भी आपको जानना है। इसके लिए ये पोस्ट इंडिपेंडेंस का टॉपिक जोड़ा गया। फ्रीडम स्ट्रगल सामने ही है, मॉडर्न इंडिया है, इसकी बात आगे करेंगे। अब सवाल उठता है कि ये कहां तक जाएगा। तो अगर आप मुख्य परीक्षा को के क्वेश्चंस जो आए हैं उसको देखिए, यूपीएससी के पुराने सिलेबस को देखिए, तो प्रीलिम्स में सीमा तय कर दी गई है 1964। 1964 में क्या हुआ था? जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई थी। जवाहरलाल नेहरू एकमात्र बड़े पर्सनालिटी हैं जो आजादी के पहले भी थे, आजादी के बाद भी थे। क्योंकि आजादी के पहले जितनी बड़ी शख्सियत थी वो सब आजादी के बाद मृत्यु को प्राप्त कर गए। जैसे महात्मा गांधी को गोली मार दी गई, सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनकी अकस्मात मृत्यु हो गई, अकस्मात नहीं, हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हो गई। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी दक्षिण भारत चले गए, उत्तर भारत की राजनीति से मुख्य धारा से बाहर हो गए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सर्वोच्च संवैधानिक पद पर चले गए, जहां वो देख सब कुछ सकते थे, कर कुछ नहीं सकते थे। तो एकमात्र जो व्यक्ति है जो आजादी के पहले भी सक्रिय था और आजादी के बाद भी, वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो नेहरू का प्रभाव भारतीय राजनीति पर अत्यधिक पड़ा, खासकर पोस्ट इंडिपेंडेंस के एरा में। तो उस नेहरू एज को हमने इसका एक सीमा रेखा बनाया 1964। लेकिन आगे चलकर यह देखा गया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु भी एक इतिहास बन चुका है। और उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री आए। तो लाल बहादुर शास्त्री के समय में प्रश्न पूछे जा चुके हैं। एक प्रश्न जय जवान जय किसान से पूछा जा चुका है, और एक सवाल भूदान आंदोलन से पूछा जा चुका है, और एक सवाल ताशकंद एग्रीमेंट से पूछा जा चुका है। मतलब लाल बहादुर शास्त्री तक इसमें इंक्लूड किया जा चुका है। अब आगे देखिए, एक क्वेश्चन पूछा है बांग्लादेश के मुद्दे पर भारत और पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध के बारे में। यह किस प्रधानमंत्री से संबंधित है? श्रीमती इंदिरा गांधी। तो इसका मतलब है कि ये जो एग्जामिनर है वो मानकर चलता है कि आपको इंदिरा गांधी के समय तक की जानकारी होनी चाहिए। तो इंदिरा गांधी की मृत्यु कब हुई? 1984 में। तो 84 तक तो क्वेश्चन आ चुके, इंदिरा गांधी तक आ चुका। और फ्यूचर में जो ग्लोबलाइजेशन है वो सबसे बड़ा फैक्टर बनकर आया। हिस्ट्री में, इकोनॉमी में, पॉलिटिकल साइंस में कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं होगा जिसमें ग्लोबलाइजेशन न पढ़ाया जाता हो। उसके नेचर अलग अलग होंगे। ये ग्लोबलाइजेशन कब के दौर से जुड़ा है? 1990s से जुड़ा है, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में एलपीजी पॉलिसी लाई गई। पीवी नरसिंह राव उसमें प्रधानमंत्री थे, और ये उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण आया। तो ये पोस्ट इंडिपेंडेंस की एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण घटना है, और उसी का प्रभाव आप देख सकते हैं। कभी भारत विश्व की 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। तो आप तय मानिए कि आज न कल प्रश्न 1990s से जरूर आएंगे, ग्लोबलाइजेशन से जरूर आएंगे।
तो आप जब एग्जाम में अपीयर होंगे इस वर्ष, अगले वर्ष, तो मेरी सलाह आपसे यही है कि आप 1990s तक तैयार होकर जाइए, क्योंकि अगला सवाल वहीं से होगा। और इंदिरा गांधी तक तो सवाल ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, तो ये लिमिट तो आपका बन चुका है, यहां तक आएंगे। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में आ जाइए। इसके बाद कौन सा टॉपिक है? इंडियन हेरिटेज कल्चर, मॉडर्न इंडिया, फ्रीडम स्ट्रगल, पोस्ट इंडिपेंडेंस। 4 हो गए। 5वां टॉपिक है वर्ल्ड हिस्ट्री से। वर्ल्ड हिस्ट्री से, इस वर्ल्ड हिस्ट्री में कहां से कहां तक पढ़ना है? सॉरी 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 फ्रॉम द 18th सेंचुरी टू 20th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी से 20वीं शताब्दी तक। अब 18वीं से 20वीं शताब्दी में कौन कौन से टॉपिक आ जाएंगे? वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ा अभी आप लोगों ने? नहीं पढ़ा है। तो इसमें से आप कुछ टॉपिक्स लिख लीजिए, जब आपका पढ़ाई होगा तब आप पढ़ लेंगे, कम से कम आपको फेमिलियर रहे टॉपिक से, तो इसलिए आप टॉपिक्स लिख लीजिए। इसमें 18th, 19th, 20th सेंचुरी, 3 सेंचुरी है, तो हम आपको क्रमबद्ध लिखाते हैं। पहले तो आप इसको लिख लीजिए अपनी कॉपी में, सिलेबस में, ठीक है? इसको लिख लीजिए। क्योंकि जो आप जानते हैं वो आपकी कॉपी में भी होना चाहिए। और छात्र जीवन में थोड़ा स्मार्टली बैठिए, ऐसे आप तो एकदम ही 60s में पहुंच गए आप, नहीं? था लगना भी चाहिए कि आईएएस की तैयारी कर रहे हैं। आप तो पुराने खिलाड़ी नजर आ रहे हैं, क्वेश्चन पेपर सब लेकर आए हैं। अभी आपको बताते हैं, सब कुछ के साथ होनी चाहिए। युद्ध के मैदान में जाइए तो सिलेबस भी होना चाहिए, क्वेश्चन पेपर भी होना चाहिए।
अब वर्ल्ड हिस्ट्री में आप लिख ले फ्रॉम 18 टू 20 सेंचुरी। मैं सेंचुरी वाइज टॉपिक लिखा देता हूं। सबसे पहले लिखिए 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी। इंडस्ट्रियल, फर्स्ट टॉपिक इज इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, औद्योगिक क्रांति। सेकेंड वन अमेरिकन रिवॉल्यूशन, अमेरिकी क्रांति। फर्स्ट वन इज औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। सेकेंड वन इज अमेरिकन रिवॉल्यूशन, अमेरिकी क्रांति। थर्ड वन इज फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रांसीसी क्रांति। बस ये 3 टॉपिक आपको पढ़ना 18th सेंचुरी में। अब आ जाए 19th सेंचुरी। नाइनटीन्थ सेंचुरी में सबसे पहला आप टॉपिक लिखिए नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट। सेकेंड वन इज यूरोपियन रिवॉल्यूशन ऑफ 1830 एंड 1848। 1830 और 1848 की यूरोपीय क्रांतियां। हाँ, यूरोपियन रिवॉल्यूशन ऑफ 1830 एंड 1848। नेक्स्ट, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड इटली। जर्मनी और इटली का एकीकरण, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड इटली। और ऊपर एक टॉपिक जो लिखा है आपने नेपोलियन, नेपोलियन बोनापार्ट के साथ एक और टॉपिक लिख लीजिए मेटरनिक। मेटरनिक, he was chancellor of Austria and Napoleon was emperor of France. मेटरनिक, नेपोलियन एंड मेटरनिक, ये 2 पर्सनालिटी हैं जो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज हैं 19th सेंचुरी के। चांसलर ऑफ ऑस्ट्रिया, नॉट ऑस्ट्रेलिया। नहीं, एक बार एक बच्चे ने कॉपी में मुझे लिख कर दिया था, मैंने कोई आंसर दिया लिखने के लिए, उसने ऑस्ट्रेलिया लिख कर दिया। हमने पूछा कि मैंने तो ऑस्ट्रिया पढ़ाया। कहा कि मुझे लगा सर गलती से आप ऑस्ट्रेलिया को ना ऑस्ट्रिया बोल रहे थे। तो दरअसल खुद ही संशोधन न करें, जब कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिएगा, क्योंकि नया जनरेशन ऑस्ट्रेलिया को जानता है। ऑस्ट्रिया का आज के डेट में कोई महत्वपूर्ण कंट्री है नहीं, सेंट्रल यूरोप का आज एक छोटा सा कंट्री है। एक जमाने में विश्व का ये सुपर पावर हुआ करता था ऑस्ट्रिया, 19th सेंचुरी में। अब आ जाएं 20th सेंचुरी में। 20th सेंचुरी में 20वीं शताब्दी के कुछ टॉपिक लिखिए। फर्स्ट वर्ल्ड वार, प्रथम विश्व युद्ध। नेक्स्ट टॉपिक लिखिए रशियन रिवॉल्यूशन, रूसी क्रांति। इट इज ऑल्सो नोन एज वोल्शेविक रिवॉल्यूशन। तो रूसी क्रांति ऑब्लिक देकर लिखिए वोल्शेविक क्रांति, ऑब्लिक अक्टूबर रिवॉल्यूशन, अक्टूबर क्रांति, ऑब्लिक कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन, साम्यवादी क्रांति। ये सब एक ही क्रांति के अलग अलग नाम है। नेक्स्ट लिखिए ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन एंड न्यू डील पॉलिसी। विश्व आर्थिक मंदी, विश्व आर्थिक मंदी और नया व्यवहार नीति, और नया व्यवहार नीति, न्यू डील पॉलिसी, DEAL, डील, DEAL, न्यू डील पॉलिसी, नया व्यवहार नीति। नेक्स्ट लिखिए सेकेंड वर्ल्ड वार,
द्वितीय विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध। नेक्स्ट लिखिए कोल्ड वार, शीत युद्ध। शीत युद्ध। शीत युद्ध के बाद नेक्स्ट में आप लिखिए डीकोलोनाइजेशन, विउपनिवेशीकरण, विउपनिवेशीकरण। नेक्स्ट कोलैप्स ऑफ यूएसएसआर, सोवियत संघ का विघटन, सोवियत संघ का विघटन। नेक्स्ट ग्लोबलाइजेशन, इसके दो हिंदी हैं, वैश्वीकरण और भूमंडलीकरण, वैश्वीकरण ऑब्लिक भूमंडलीकरण। और इसमें लास्ट में एक टॉपिक इन्होंने जोड़ा है जो पहले पॉलिटिकल साइंस का था, अब उसको हिस्ट्री में डाल दिया है, वह है पॉलिटिकल फिलॉसफीज, राजनीतिक दर्शन। पॉलिटिकल फिलॉसफीज लाइक कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, कम्युनिज्म, राजनीतिक दर्शन यथा पूंजीवाद, समाजवाद, साम्यवाद, फांसीवाद एक्सेट्रा। कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, कम्युनिज्म, फासिज्म एक्सेट्रा। राजनीतिक दर्शन वाला ये टॉपिक है, बस इतने टॉपिक है आपको। तो वर्ल्ड हिस्ट्री में आप इतनी बात समझिए कि विश्व इतिहास, आधुनिक विश्व इतिहास आरंभ होता है 15th सेंचुरी से, फ्रॉम रेनेसा टू ग्लोबलाइजेशन। लेकिन जीएस के सिलेबस को थोड़ा कम कर किया गया है, हल्का रखा गया, आपको 18th सेंचुरी से पढ़ना है। रेनेसा की घटना 15th सेंचुरी से, तो 15th से 18th वाला वो ऑप्शनल वाले बच्चे पढ़ेंगे जिनका ऑप्शनल हिस्ट्री होगा। बाकी आपको जीएस के पर्पस से 18th से पढ़ना है। लेकिन जब भी आप 18th सेंचुरी पढ़ेंगे तो बैकग्राउंड में आप रेनेसा, रिफॉर्मेशन, कॉमर्शियल रिवॉल्यूशन जैसे 2-3 टॉपिक जरूर पढ़ लें, ताकि उस पढ़ने से आप इस टॉपिक को समझ पाएंगे। क्योंकि एकदम से हवा में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन नहीं हो सकता, अमेरिकन रिवॉल्यूशन नहीं हो सकता, फ्रेंच रिवॉल्यूशन नहीं हो सकता, आपको पता ही नहीं चलेगा ये रिवॉल्यूशन कैसे हुआ। तो जैसे अब क्वेश्चन का नेचर समझिएगा तो इसको पकड़ लेंगे। एक इकोनॉमिक फेनोमेना है मर्केंटिलिज्म। तो मर्केंटिलिज्म एक पॉलिसी थी, उस पॉलिसी के तहत ब्रिटेन ने अमेरिका का एक्सप्लॉयटेशन शुरू किया। अमेरिका एक कॉलोनी थी ब्रिटेन की, एक्सप्लॉयटेशन शुरू किया। नॉर्मली विश्वविद्यालयों वाले पढ़ाई में हम ये देखते हैं कि अमेरिका से क्वेश्चन पूछा जाता है कि अमेरिका में क्रांति क्यों हुई, क्रांति के परिणाम क्या हुए, ब्रिटेन की असफलता के कारण क्या थे। 2013 में जब ये नया सिलेबस इंट्रोड्यूस किया गया और पहली बार क्वेश्चन पूछे गए, तो जानते क्वेश्चन क्या पूछा गया? पूछा गया था कि अमेरिकन रिवॉल्यूशन वाज ए रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश मर्केंटिलिस्ट पॉलिसी। अमेरिकी क्रांति ब्रिटिश वाणिज्यवादी नीति के विरुद्ध एक विद्रोह था। ठीक है, अब आप सोचिए, अगर वाणिज्यवाद आप नहीं जानेंगे तो क्या उस जीएस का क्वेश्चन बना पाएंगे? ये ऑप्शनल में नहीं पूछा, ये जीएस में पूछा। मैंने अपने क्लास में रिएक्शन पढ़ाया था कि अमेरिकन रिवॉल्यूशन वाज रिएक्शन अगेंस्ट द ब्रिटिश मर्केंटिलिस्ट पॉलिसी। क्वेश्चन पूछा रिवोल्ट, तो रिवोल्ट भी रिएक्शन का ही एक रूप है। रिएक्शन हो सकता है, अपराइजिंग हो सकता है, रिवॉल्यूशन हो सकता है, नहीं तो रिवेलियन हो सकता है, कई सारे। तो अंतर केवल इतना था। आपको इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा कि जो क्वेश्चन पूछा जा चुका है केवल उसी पर नजर नहीं रखनी होगी, क्या क्वेश्चन बन सकता है। तो जो शिक्षक मान लीजिए या जो बच्चों ने डायरेक्ट अमेरिकन रिवॉल्यूशन से पढ़ना शुरू कर दिया, वो तो ब्रिटिश मर्केंटिलिस्ट पॉलिसी को नहीं जोड़ पाएंगे। और क्वेश्चन पूछा है 2013 में। 2013 का अगर आप क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन पेपर कितने लोग फेमिलियर हैं इससे? कितने लोगों ने क्वेश्चन पेपर देखे? जैसे देखिए 2013 का पेपर है, ये 2014 का है, सैंपल लेते आया था मैं, 2016 का पेपर है, 17 का, 18 भी हो चुके हैं।
आपको क्वेश्चन पेपर अगर आप देखेंगे, एक तो मैंने सिलेबस से फेमिलियर कराया, क्वेश्चन से देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन पेपर से ही पता चलेगा कि क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है और आपको कैसे, किस तरह के क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं। अब ये देखिए 13वां नंबर क्वेश्चन है जो भी मैंने पूछा 2013 में, अमेरिकी क्रांति वणिकवाद के विरुद्ध एक आर्थिक विद्रोह था, इस कथन की पुष्टि कीजिए। तो मेरे कहने का मतलब केवल इतना है कि हमेशा कोई भी टॉपिक पढ़े तो एज ए होल पढ़े, होलिस्टिक वे में पढ़े, ताकि उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो आप उसको मिस ना करें। लेकिन इस होलिस्टिक वे में पढ़ने का यह मतलब नहीं कि अनियंत्रित विस्तार कर ले पढ़ाई का, क्योंकि ज्ञान का कोई अंत नहीं है, कोई अंत नहीं है। आप कितना भी पढ़ेंगे कम होगा। तो हमें क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, इसी के लिए हम किसी संस्थान में आते हैं। बाकी स्टडी मटेरियल की कमी नहीं होती, बाजार में बहुत सारी किताबें मिलती है, स्टडी मटेरियल मिलते हैं। एक फोटोस्टेट की दुकान में जाइए, लगभग सभी इंस्टीट्यूट के मटेरियल मिल जाते हैं। क्लास क्यों आते हैं? क्लैरिटी ऑफ विजन के लिए, कि हमारी दृष्टि में बिल्कुल स्पष्टता रहे। तो सबसे पहले हम लोग इस बात को ध्यान दें कि हमारी क्लैरिटी ऑफ विजन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। एक एग्जाम्पल आपको देते हैं। अष्टांगिक मार्ग आपने पढ़ा होगा, बुद्ध का पढ़ा है ना। अष्टांगिक मार्ग किनको याद है? जो पूरा एक लाइन से 8 मुझे बता सकते हैं? आप बताइए, खड़े हो जाइए थोड़ा सा। अच्छा, उसमें लगा, कोई बात नहीं, बैठे बैठे बताइए। हाँ बताइए। हाँ, व्यायाम शुरू में ही सीक्वेंस बोले, ठीक है, आप बता दीजिए पहले। हाँ हाँ हाँ, नहीं बोलिए बोलिए, याद आ जाएंगे आपको। नहीं याद आ रहा, ठीक है। अब हमें क्या है कि प्रीलिम्स भी पास करना है और मेंस भी पढ़ना है। तो याद रखने का मतलब है कि हमारी टिप्स पर होना चाहिए, जैसे ऑब्जर्वेशन, डिटर्मिनेशन, स्पीच, एक्शन, लिवलीहुड, एक्सरसाइज, मेमोरी एंड मेडिटेशन। ये 8 है अष्टांगिक मार्ग। अब ये देखिए कि इसकी शुरुआत कहां से होती है? राइट ऑब्जर्वेशन, सम्यक दृष्टि। पहला ही है सम्यक दृष्टि। दृष्टि को ही इंग्लिश में विजन कहते हैं। इस संस्थान का नाम क्यों विजन पड़ा, आप समझ में आई बात? अष्टांगिक मार्ग की शुरुआत यहीं से, सम्यक दृष्टि, ऑब्जर्वेशन। अब ये ऑब्जर्वेशन क्या है? लाइफ में सबसे पहले भगवान बुद्ध ने कहा कि ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, अपने जीवन के प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति, विश्व के प्रति। अब एक छात्र होने के नाते आपका क्या ऑब्जर्वेशन होना चाहिए? आपका ऑब्जर्वेशन होना चाहिए कि यू शुड हैव टू ऑब्जर्व द सिलेबस, ऑब्जर्व द क्वेश्चन बैंक, ऑब्जर्व द स्टडी मटेरियल, ऑब्जर्व योर इंस्टीट्यूशन, ऑब्जर्व योर फैकल्टी। यही चीज आपको ऑब्जर्व करना है कि सिलेबस क्या है, क्वेश्चन बैंक क्या है, संस्थान कैसा है, जो फैकल्टी पढ़ाने आ रहा है वो कैसा है। ये भी आपके ऑब्जर्वेशन का पार्ट है। आपको जो स्टडी मटेरियल मिल रहा है वो कैसा है। और सबसे अंत में आप अपने आप को भी देखिए कि आप किस पोजीशन में हैं। क्या आप सिविल सर्विसेज के लिए गंभीर हैं या नहीं है? क्योंकि ये तो गेम है, आप आएंगे जाएंगे, आने जाने का सिलसिला चलता रहेगा। कितने बच्चे क्वालिफाई कर गए इसका महत्व नहीं है, महत्व इस बात का है कि आप क्वालिफाई किए हैं कि नहीं किए हैं। नहीं, दूसरे का डेटा इकट्ठा कर लेने से कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं हो जाएगा। किसी किसी बच्चे से पूछिएगा तो तुरंत बताना शुरू करेगा, मेरा वो मित्र कर गया, मेरा क्लासमेट कर गया, मेरा वो हॉस्टल मेट कर गया, पूरा डाटा, मेरे चाचा का लड़का, मामा का लड़का। आप क्या किए? तो बोलेगा केवल मैं रह गया। तो इतनी डाटा इकट्ठा करने से अच्छा है केवल एक डाटा आपके आ जाए कि मैं कर गया, तो बाकी की डाटा की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नहीं, और नहीं करेंगे तो मिलेगा क्या? संवेदना मिलेगी लोगों से, अरे नहीं किया कोई बात नहीं, अगली बार हो जाएगा। और कर जाएंगे तो ईर्ष्या। अब आप सोचिए कि संवेदना चाहिए कि ईर्ष्या चाहिए। संवेदना मिल रहा है, इसका मतलब है कि आप समाज की मुख्यधारा से बाहर जा रहे हैं। और यदि लोग आपको देखकर ईर्ष्या करें तो समझ जाइए आप मुख्यधारा में हैं, लोग आपको नोटिस कर रहे हैं।
तो कभी भी किसी की संवेदना पाने का प्रयास नहीं कीजिएगा। ऑब्जर्वेशन, डिटर्मिनेशन। दूसरा है सम्यक संकल्प। एक बार आप कमिटमेंट कर ली, एक बार जो कमिटमेंट कर ली, फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। सलमान खान के फिल्म देखे हैं? हाँ, यही है डिटर्मिनेशन। एक बार तय कर लीजिए, पहले ये सोचिए कि हमें करना है कि नहीं करना है। नहीं करना है तो कोई बात नहीं, अगर करना है तो फिर पीछे नहीं हटना। ऑब्जर्वेशन, डिटर्मिनेशन, स्पीच, सम्यक वाक। ये जो वाणी है ना, इस वाणी पर नियंत्रण जरूरी है, क्योंकि शब्द क्या है? ब्रह्म है। एक एक शब्द जो आप लिखते हैं ना, वो ब्रह्म है आपका, और इसी लिखने पर आपका पूरी मार्किंग होगा, सब कुछ होगा। तो बोलने में भी नियंत्रण, लिखने में भी नियंत्रण। तो इसके लिए करना क्या होगा? अच्छी शब्दावली का चयन करना होगा, अच्छे अच्छे टर्मिनोलॉजी हमारे पास होने चाहिए। जैसे मान हम इतिहास पढ़ रहे हैं, तो आपको यह पता होना चाहिए कि पूंजीवाद क्या है, उपनिवेशवाद क्या है, साम्राज्यवाद क्या है, समाजवाद क्या है, साम्यवाद क्या है, फांसीवाद क्या है, नाजीवाद क्या है, सैन्यवाद क्या है। टर्मिनोलॉजी पर नियंत्रण। अगर हम वामपंथ कर रहे हैं, लेफ्टिस्ट शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि ये वामपंथ शब्द क्या है। कई बार जब हम आंसर लिखते हैं तो कहीं उपनिवेशवाद लिख देते हैं, कहीं साम्राज्यवाद लिख देते हैं। क्योंकि हमें दोनों में अंतर नहीं पता चलता, हमें लगते मिलते जुलते शब्द है। कहीं फांसीवाद लिखेंगे, कहीं नाजीवाद लिखेंगे। और अधिकांश बच्चों को समाजवाद, साम्यवाद, लेनिनवाद, हिगेलिज्म, ट्रोट्स्कीइज्म, माओइज्म में अंतर ही नहीं पता होता। तो इसलिए आपका एक टॉपिक दिया गया है, पॉलिटिकल फिलॉसफीज में दिया गया है कि अगर आप सोशलिज्म शब्द कहीं समाजवाद शब्द लिखें, तो आपको पता होना चाहिए कि समाजवाद क्या है, साम्यवाद क्या है, मार्क्सवाद क्या है, लेनिनवाद क्या है, हीगेलवाद क्या है, माओवाद क्या है। अभी वर्तमान में भी करंट में कोई भी आप आंसर लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, तो माओवाद शब्द आ जाएगा। तो टर्मिनोलॉजी पर, वाणी पर नियंत्रण होनी चाहिए। एक फिल्म आई थी वीर जारा, देखिए अपने किसी ने? उसमें देखिएगा कि एक महिला वकील एक कैदी से मिलने आती है। रास्ते में कुछ पुलिस वाले उस पर टिप्पणी करते हैं और कहते हैं कि अब महिलाएं भी कमाने लगी हैं, अब तो हमें लगता है घर में खाना बनाना पड़ेगा। अब वो जो पात्र है, वो रानी मुखर्जी उसका रोल कर रही है, वो चाहती तो इस मामले पर उस पर अदालत से सो कॉज नोटिस भिजवा सकती थी, लेकिन उसका टारगेट क्या था? टारगेट था वहां तक पहुंचना। तो बीच में कुछ थोड़े बहुत जो हर्डल्स आए, उसको उसने नजरअंदाज कर दिया, इग्नोर करके वहां टारगेट तक पहुंच गई। तो जब आप बाहर निकलेंगे ना, तो कई सारे बीच में आपकी समस्याएं आएंगी। लोग बोलेंगे किस चीज की तैयारी कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, इसकी जरूरत क्या? तुमसे पहले भी तो बहुत लोग किए, नहीं हुआ। लेकिन वो उन लोगों का डेटा नहीं देंगे जिनका हो चुका है। 22 साल के लड़के आईएएस क्वालिफाई कर रहे हैं, उसका डेटा नहीं देंगे। वो 35 साल 40 साल के किसी बच्चे को पकड़ कर ले आएंगे, बोलेंगे ये देखो 35 साल से तैयारी कर रहा है, इसका नहीं। हमेशा निगेटिविटी आपके अंदर डालने का प्रयास करेंगे। आप एग्जाम्पल 22 साल के लड़के का भी तो ले सकते हैं। तो एक तो वाणी पर नियंत्रण होना चाहिए और बेवजह अपनी एनर्जी गलत चीजों में नहीं लगानी चाहिए। राइट ऑब्जर्वेशन, डिटर्मिनेशन, स्पीच, एक्शन। एक्शन हो गया आपको कर्मांत, सम्यक कर्मांत। आपका जो काम करने का तरीका है, आप जिस तरीके से काम करते हैं, ये बहुत ही डिसिप्लिन्ड वे में होना चाहिए। तो जीवन में अनुशासन कब होगा? जब हमारा एक्शन डिसिप्लिन्ड होगा। इसके बाद राइट लिवलीहुड, हमारा जो सम्यक आजीव है। सॉरी एक मिनट, मेरा मोबाइल लगता है होने। सम्यक जो आजीव है, इस सम्यक आजीव मतलब सॉरी सम्यक आजीव। तो सम्यक आजीव से ही मतलब है कि हमारा जो लाइफ स्टाइल है वह भी हमारे वर्क के अनुरूप है या नहीं। मान लीजिए आपने डिसाइड किया कि आज रात में लेट नाइट हमें पढ़ना है, तभी किसी से पार्टी आ गई और आपने मुर्ग मसल्लम दबा के खा लिया। अब जितने आपने डिटर्मिनेशन कर रखा है कि आज रात लेट नाइट स्टडी है, एक बार में खत्म। ग्रामीण क्षेत्रों में आप जाकर देखिएगा कि लोग जब खाना खाते हैं, इतना खा लेते हैं कि बेड पर एकदम अजगर की तरह शरीर उनका
हिलने डुलने तक से मना कर देता है। तो आपका जो लाइफ स्टाइल है इसमें भी इस बात का ध्यान रहे कि आपको खाने पीने पर भी उस ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। ऑब्जर्वेशन, डिटर्मिनेशन, स्पीच, एक्शन, लिवलीहुड, एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज क्या है? सम्यक व्यायाम, फिजिकल फिटनेस। यह लंबी लड़ाई है और लंबी लड़ाई के लिए आपको फिजिकल फिटनेस का होना जरूरी है। मान लीजिए कि कोई वाइल्ड एनिमल है और किसी हिरन का वो शिकार करता है, तो आप बचपन से पढ़ के आए हैं कि हिरन सबसे तेज दौड़ने वाली है, फिर भी आप देखते हो उसका शिकार हो जाता है। क्यों हो जाता है? जब भी कोई लायन या टाइगर या पैंथर उस पर अटैक करेगा तो देखिएगा उसके पूरे ग्रुप है, पूरे ग्रुप पर अटैक ना करके किसी एक को अपने टारगेट में लेता है और उसी के पीछे भागेगा। इस बीच में अगर दूसरा हिरन उसके शरीर से भी टकराकर गिर जाए, कभी आप डिस्कवरी चैनल पर देखिएगा, कभी उसको वो नहीं पकड़ता, उसको टारगेट में लेगा जिसके पीछे वो भागा है। और कुछ दूर दौड़ने के बाद आप देखिएगा कि हिरन जो है वो थकने लगता है, उसका स्पीड कम होने लगता है और तब जो पीछे से आ रहा है उसमें कंसिस्टेंसी बनी हुई है और उसके समानांतर आकर उसको अटैक कर देता है। तो इससे दो चीज सीखने की जरूरत है। एक तो हमारा जो लक्ष्य है, जो टारगेट है, उस टारगेट पर से ध्यान कभी हटने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात कि आप में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। कंसिस्टेंसी कब होगा? जब फिजिकल फिटनेस होगा, लंबी लड़ाई के लिए आप तैयार होंगे। तो अगर आप मान लीजिए कि साल भर आपने बहुत अच्छी पढ़ाई की और लास्ट मोमेंट में आपका फिजिकल फिटनेस साथ नहीं दिया, तो क्या होगा? एग्जामिनेशन के समय आप जाके देखिएगा कि आपको तरह तरह के सपने आएंगे, वोमिटिंग टेंडेंसी हो जाएगा, खाने की इच्छा नहीं करेगी और रात में जब सोए रहेंगे तो आपको लगेगा कि मैं एग्जामिनेशन हॉल पहुंच गया लेकिन मेरा जो एडमिट कार्ड घर छूट गया, पेन नहीं है, तमाम तरह के चीज। जब नींद आएगी तो पसीने से लथपथ आप बेड पर रहेंगे, कितनी राहत महसूस होती है कि नहीं ठीक है पेपर नहीं छूटा। ये क्यों होता है? हमारे अंदर का डर है, ये एग्जाम फोबिया होता है, इसी डर के कारण ऐसा होता है, क्योंकि हम उसके लिए तैयार नहीं। तो फिजिकल फिटनेस भी जरूरी है लंबी लड़ाई के लिए। और ये सिविल सेवा की जो तैयारी है एक लंबी लड़ाई है, ये आनन फानन की चीज नहीं है। तो आपको जितना भी समय है, जितना क्या समय, 24 आवर सबके लिए, एक सामान्य व्यक्ति के लिए, शिक्षक के लिए, छात्र के लिए, सामान्य व्यक्ति के लिए, मुख्यमंत्री के लिए, प्रधानमंत्री के लिए, अमेरिकन प्रेसिडेंट के लिए, सबके लिए 24 आवर भी है। प्रधानमंत्री भी अभी छात्रों को संबोधित कर रहे थे तो इस बात को उन्होंने भी मेंशन किया था कि 24 घंटे ही सबके पास है, आपका टाइम मैनेजमेंट ही होना चाहिए। तो कहने का मतलब फिजिकल फिटनेस जरूरी है और प्रयास ये कीजिए कि 24 घंटा में कम से कम एक बार आपके शरीर से पसीना जरूर निकले, कम से कम एक बार। अगर नहीं है तो लंबी लड़ाई में आपको दिक्कत होगी। इसके बाद 7वां है इनका राइट मेमोरी। मेमोरी कहते हैं सम्यक स्मरण। आप पूरे 24 घंटे आप रहते हैं, इस दौरान देखिएगा बहुत सारी चीजें आपसे इंटरेक्ट होती है, बहुत सारे लोग इंटरेक्ट होते हैं, बहुत सारी किताबें होती है, क्लासरूम आते हैं, लोगों से मिलते हैं। इस बीच में जो काम की चीजें उसको कलेक्ट करते चलिए, बाकी चीज को डिलीट करते चलिए। नहीं तो क्या होगा कि जो अननेसेसरी चीजें हैं उससे आपका दिमाग भरता चला जाएगा, मेमोरी फुल होता जाएगा और जो जाने चाहिए वो निकल जाएंगे। तो कभी भी वैसी चीजों को दिमाग में नहीं रहिए जिससे आपके अंदर निगेटिविटी आती हो, बाकी चीजों को नजरअंदाज कीजिए। और जो भी आप पढ़े हैं सेम डे, आप इवनिंग में, नाइट में, जो भी पढ़ने का टाइम हो या अर्ली इन द मॉर्निंग, जो आपको सूट करता हो, एक बार रिवीजन जरूर करके क्लास में आइए। मान लीजिए आज इंट्रोडक्टरी क्लास है, कल से मान लीजिए कोई टॉपिक मैंने पढ़ाया आपको और वो टॉपिक आप पढ़ के अगले दिन नहीं आएंगे तो आपको दिक्कत इसलिए होगी कि हिस्ट्री में जो मॉडर्न इंडिया में पढ़ाऊंगा वो पहले से अंतिम टॉपिक तक एक लिंक में होगा वो। तो अगर पहले दिन एक कंसेप्ट में आपको प्रॉब्लम होगा तो निश्चित है कि दूसरे दिन, तीसरे दिन आपको प्रॉब्लम होगी ही होगी वो चीज। तो क्लास को जो भी आपको पढ़ा गया है, जो आपने लिखा है, उसको एक बार शाम में आप पढ़ के जरूर आइए। अब तो फैसिलिटीज आपके पास आ चुके हैं, आप इसका वीडियो भी देख सकते हैं, वीडियो भी देखिए। लेकिन अभी भी पढ़ाई का सबसे अच्छा तरीका है ये जो टेक्स्ट बुक का जो तरीका है, जो आप लिखते हैं, किताबें हैं, किताबों को आप खरीदिए और किताब खरीदकर अंडरलाइन कीजिए। ये सबसे बेस्ट है तरीका। एक बार आप अंडरलाइन करके किताब पढ़ गए वो मेमोरी में सेट हो जाएगा।
वीडियो बार बार देखिएगा, डिलीट करते चले जाइएगा, वो हमेशा के लिए नहीं रहेगा। लेकिन किताबें एक बार पढ़ लीजिए तो हमेशा के लिए रह जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखिए, दिमाग में अच्छी चीजों को रखिए, पॉजिटिविटी को बनाए रखिए। और लास्ट में क्या है? मेडिटेशन, राइट मेडिटेशन, सम्यक समाधि। मेडिटेशन अवस्था सबसे लास्ट में। तो व्हाट इज मेडिटेशन? फ्री फ्रॉम ऑल द वर्ल्डली डिजायर्स। जितने प्रकार की भौतिकवादी चीजें हैं, इनसे जब मुक्त हो जाएंगे तो यही समाधि की अवस्था है, मेडिटेशन की अवस्था है। भौतिकवादी चीजें क्या है? ये जो सांसारिक चीजें हैं, जो लग्जरीज है, जो अन्य चीजें, जो भी हमारी इंद्रियों को अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है, ये तमाम चीजें क्या है? यही वर्ल्डली डिजायर्स है। देखिए, पूरी दुनिया धन के पीछे भाग रही है, और भगवान बुद्ध ने राज परिवार में रहते हुए क्या? आईएएस बनना धन की प्राप्ति नहीं है। जितना पैसा आप आईएएस बन के कमाते हैं, दिल्ली में छोले भटूरे की दुकान खोलने वाले भी आपसे ज्यादा पैसा कमाते हैं। नहीं, आईएएस जिस गाड़ी में चलता है, उससे महंगी गाड़ियां बड़े से बड़े बिजनेसमैन लेके घूमते हैं। नहीं, अंतर क्या होता है कि आपकी गाड़ी पर एक लाल बत्ती घूमती है और उस पर नहीं घूमती, अब नहीं घूमती। हाँ, नहीं, सही कह रही है, अब नहीं घूमती, अब उस पर भी रोक लग गए। लेकिन समाज में स्टेटस तो है, रुतबा तो है। आईएएस बनते हैं पैसा कमाने के लिए नहीं, वो तो गलत साधन है, गलत तरीके से लोग कमा रहे हैं। जो कमा रहे हैं उनको सजा भी मिल रही। पूरी जिंदगी आपने पैसा कमाया, एक बार सीबीआई रेड हो गए, आपकी पूरी जिंदगी की प्रतिष्ठा खत्म। लेकिन स्टेटस है, आज भी आईएएस का जो स्टेटस है वो उस बिजनेसमैन का नहीं है। पैसा कमाना इसका उद्देश्य नहीं है। पैसा तो किसी तरीके से आप कमा सकते हैं, पैसा तो कबाड़ी वाले भी कमा लेते हैं, लेकिन कबाड़ी वाले का पैसा कमाने का तरीका, छोले भटूरे करके पैसा कमाने का तरीका और आईएएस बन के, दोनों में फर्क है। आपका ये जो है एक तरह से टैलेंट को प्रदर्शित करने का तभी तरीका है। आपको एक एग्जाम्पल देते हैं तो आप समझ पाएंगे। सुभाष चंद्र बोस का नाम सुना आपने? सुना ही होगा। सुभाष चंद्र बोस एक मध्यम वर्गीय परिवार के थे, और हर मध्यम वर्गीय परिवार में एक लक्ष्य होता है जीवन में, आईएएस या आईसीएस की परीक्षा को क्वालिफाई करना। अभी आप सोचिएगा मध्यम वर्ग मैंने क्यों कहा? क्योंकि टाटा बिरला के बच्चे आईएएस की तैयारी नहीं करते। बिरला के किसी बच्चे को देखा है? वो जियो फोन लॉन्च किया उसकी बेटिया ने, नहीं, वो आया है विजन में एडमिशन लेने के लिए, वो नहीं आएगा, जरूरत नहीं है उसकी। हमेशा मिडिल क्लास फैमिली, मिडिल क्लास फैमिली क्यों? क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली के पास टैलेंट होता है। आप पूरे विश्व में देख लीजिए, आर्ट है, लिटरेचर है, आर्किटेक्चर है, सब में जो टैलेंटेड व्यक्ति होगा वो मैक्सिमम मिडिल क्लास का व्यक्ति होगा। तो इसमें टैलेंट होता है, और एम्बिशन, महत्वाकांक्षा असीम होती है, और साथ में साधन सीमित होते हैं, लिमिटेड रिसोर्सेस होते हैं। उसके पास लिमिटेड रिसोर्सेस नहीं है। अंबानी की बेटी या बेटे के पास लिमिटेड रिसोर्स नहीं, आपके पास है लिमिटेड रिसोर्सेस। जब रिसोर्स कम होगा और टैलेंट ज्यादा होगा, महत्वाकांक्षा होगी, तो आप ही इतिहास रचेंगे। समझ गए? नेपोलियन बोनापार्ट मध्यम वर्ग ही परिवार का व्यक्ति था। तो ऐसे ही लोग इतिहास की रचना करते हैं। तो आप देखेंगे कि यह जो व्यक्ति आप आए, तो सुभाष चंद्र बोस के पिता ने कहा, सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि ग्रेजुएशन के बाद कि मैं राष्ट्रीय राजनीति में आना चाहता हूं। उनके पिता चाहते थे आईसीएस की परीक्षा क्वालिफाई करें। तो इन्होंने कहा कि नहीं, अभी देश गुलाम है और मैं अंग्रेजों की गुलामी नहीं कर सकता, क्योंकि आईसीएस की परीक्षा भी गुलामी का एक प्रतीक है। तो उनके पिता ने कहा कि तुम ये बात क्यों नहीं कहते कि तुम में टैलेंट नहीं है, तुम में प्रतिभा नहीं है, इसलिए तुम आईसीएस की परीक्षा नहीं करना चाहते। तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि तब ऐसा करते हैं कि हम पहले आईसीएस की परीक्षा ही दे देते हैं, फिर हम आएंगे राजनीति। और ये घटना है 1920 की। 1920 में ये लंदन गए, उस समय 23 उनकी एज थी। लंदन गए, आईसीएस की परीक्षा दिया, क्वालिफाई किया। और हां, क्वालिफाई करने से पहले जब रिजल्ट आया तो गए रिजल्ट देखने के लिए। पूरा रिजल्ट देख दिया, कहीं इनका नाम नहीं था। तो जब ये वापस जा रहे थे तो सोचा कि थोड़ा टॉपरों में लिस्ट में देख ले। तो ऊपर से जब देखने का शुरू किया तो चौथे नंबर पर सुभाष चंद्र बोस का नाम लिखा था। ये 10 के नीचे ही देख रहे थे, इनको लग रहा था कहीं ना कहीं मेरा नाम होगा। 4th टॉपर थे अपने बैच के सुभाष चंद्र बोस 1920 में।
और उसी समय वहां लंदन में ही कुछ महीने उनकी सेवा की और फिर वहां से इस्तीफा देकर हिंदुस्तान आए और लंदन से अपने पिता को एक पत्र लिखा इन्होंने कि आपने कहा था कि तुम में टैलेंट नहीं है और मैं आपको बता दूं कि मुझ में टैलेंट है। मैंने आईसीएस की परीक्षा क्वालिफाई कर लिया है, अब मैं इस्तीफा देकर राष्ट्र की सेवा में हिंदुस्तान आ रहा हूं। नहीं, आप इस्तीफा दे दें तो यह जो एग्जामिनेशन है ना, ये आपके टैलेंट को भी प्रदर्शित करने का तरीका है। आप भी चाहें तो भविष्य में दे दें। अरविंद केजरीवाल ने दे दिया इस्तीफा, नहीं दे दिया, लेकिन कब दिया? क्वालिफाई करने के बाद। आप क्वालिफाई ही ना करें और पहले ही कह दे कि अरे मैं कर भी जाता तो रिजाइन ही दे देता, इसलिए मैंने एग्जाम में अपियर ही ना हुआ। नहीं, ये भी एक फिलॉसफी हो सकती है। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि कहते हैं कि मैंने तो दिया नहीं, देता तो ना होने का सवाल नहीं था। तो ऐसी बात नहीं, आप दे दें, दुनिया को दिखा दे लिस्ट में नाम, फिर इस्तीफा दे दे। तो ये टैलेंट है। तो मेडिटेशन क्या है? लास्ट स्टेज है, फ्री फ्रॉम ऑल द वर्ल्डली डिजायर्स। तो मूल बात ये समझिए आप कि यह जो सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी है, ये पूरी तैयारी एक लंबी तैयारी है, बिल्कुल स्ट्रेटजिकली आपको पढ़ना है। तो एक तो हमने आपको बताया सिलेबस के बारे में, दूसरी बात क्वेश्चंस के बारे में। तो कुछ क्वेश्चंस आपको लिखाते हैं, पहले हम लोग मॉडर्न इंडिया की बात कर लें और मॉडर्न इंडिया से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लिखाते हैं, फिर हम इसको आगे बढ़ते हैं। तो पहले आपको कुछ क्वेश्चंस लिखिए कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। देखिए, क्वेश्चंस रिलेटेड टू मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आपको कुछ स्टेटमेंट लिखाते हैं, आप ऊपर में लिखिए कि कमेंट ऑन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन नॉट मोर देन 150 वर्ड्स। लिखिए, निम्नलिखित वक्तव्यों पर टिप्पणी कीजिए। निम्नलिखित वक्तव्यों पर टिप्पणी कीजिए। और ब्रैकेट में लीजिए लगभग 150/200, लगभग 150/200 वर्ड्स शब्दों में, 150/200 शब्दों में। अभी 150 और 200 क्यों है? 2013 से जब से एग्जामिनेशन शुरू हुआ, यूपीएससी लगातार प्रयोग कर रही है। कुछ क्वेश्चंस उन्होंने 200 वर्ड्स में लिखवाए, किसी वर्ष 150 में लिखवाए, किसी वर्ष 150 और 250 में लिखवा लिया इन्होंने। तो अभी तक जितने एक्सपेरिमेंट हुए हैं उसमें कुछ 150, कुछ 200, कुछ 250। अभी लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आया था 2018 का, इसमें सभी क्वेश्चन के आंसर 150 वर्ड्स में लिखने थे। तो अभी के ट्रेंड है 150। वैसे एक स्टैंडर्ड आंसर 200 वर्ड्स में लिखा जा सकता है। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला जीएस के लिए भी है, ऑप्शनल के लिए भी है। आप जब आंसर तैयार करें 200 वर्ड्स में, और अगर मान लीजिए 250 पूछता है तो उसको थोड़ा एक्सटेंड कर दे, 150 है उसको थोड़ा कम कर दे। तो इस प्रकार से 150। अब जैसे मॉडर्न इंडिया है, अब मॉडर्न इंडिया में देखिए मिड ऑफ 18th सेंचुरी, तो 18वीं शताब्दी के मध्य की में कौन सी ऐसी घटना हुई थी जहां से हम आधुनिक काल का आरंभ मानते हैं? कौन सी घटना हुई थी? बैटल ऑफ पलासी। ठीक है, पलासी की लड़ाई 18वीं शताब्दी में नहीं आएंगे, 17वीं में आएंगे, 18वीं में आएंगे बच्चे, 18th में आएंगे। 18th में आएंगे 1757, और जो आप 1857 का विद्रोह कर रहे थे वो 19th सेंचुरी में होंगे। नहीं नहीं, अब तो ये ज्ञान थोड़ा 5 मिनट पहले आप क्यों नहीं दिए?
यही ज्ञान 5 मिनट पहले एग्जामिनेशन हॉल से जब बाहर निकलेंगे ना तो आत्मज्ञान बहुत ज्यादा हमें होता है। अरे ये क्वेश्चन तो मैं जानता था, मैं बना ही देता। अगर यही आत्मज्ञान एग्जामिनेशन हॉल में हो जाए तो कोई बच्चा डिस्क्वालीफाई करेगा नहीं। अभी तो बड़ी प्रेम से आप लोग बात कर रहे थे कि नहीं 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 18वीं नहीं, सब 17वीं सेंचुरी होगा, 17वीं शताब्दी होगा। ठीक है, प्रेमचंद की एक रचना है चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त एक नाटक है, नहीं सॉरी प्रेमचंद की, जयशंकर प्रसाद की। जयशंकर प्रसाद की एक रचना है चंद्रगुप्त, नाटक है। उसमें एक जगह चाणक्य अपने शिष्य चंद्रगुप्त को कहते हैं कि जब तक समझदारी आती है तब तक यौवन चला जाता है। नहीं, जब तक समझदारी आती है तब तक यौवन चला जाता है, और जब तक माला गूंथे जाते हैं तब तक फूल मुरझा जाता है। तो वही समझदारी काम की है जो युवावस्था में मिल जाए। जब आपका अटेम्प्ट समाप्त हो जाएगा ना तो सारी ज्ञान हो जाएंगे। नहीं तो युवावस्था में रहते रहते अगर ज्ञान हो जाए, जब तक आपका अटेम्प्ट बचा है तभी ये काम का है। अटेम्प्ट बीत जाने के बाद तो सबको ज्ञान हो जाता है, तब तो सब बुद्ध की स्थिति में आ जाते हैं। नहीं, और दूसरी बात तो फूल का भी महत्व क्या है, माला का महत्व क्या है कि फूल मुरझाने नहीं चाहिए। उसी नाटक में एक बात और भी उन्होंने कहा है कि महत्वाकांक्षा की मोती निष्ठुरता की सीपी में पलते हैं। अगर आपको महत्वाकांक्षी है तो आपको निष्ठुर होना पड़ेगा अपने आप के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने परिवार के प्रति। लोगों को काटना होगा, दूरी बनानी पड़ेगी, तभी इस पर कंसंट्रेट कर पाएंगे। और ये सोचेंगे कि हम ये भी काम कर लें, थोड़ा व्हाट्सएप पर चैटिंग भी कर लें, फेसबुक फ्रेंडशिप भी बनी रहे। नहीं, और मौका मिले तो क्लास के पहले बाद कहीं और भी समय दे, तो फिर यही होगा कि इसी आसपास अलीगंज में घूमते नजर आ जाएंगे, आपकी आत्मा भटकती रहेगी। नहीं तो ये आत्मा भविष्य में न भटके, इसके लिए थोड़ा इधर कंसंट्रेट कर लीजिए। नहीं